Good morning to all of you. Today we are discuss about the 7th chapter territory and the coordinary activities. तो आज हम बेटा जो है तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हम जो है थर्ड जो हमारी जिसको हम बोलते हैं टेरिटरी एक्टिविटीज़ जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ज़्यादातर जो है टेरिटरी एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि जितने तरह की फैसिलिटीज़ या सर्विसेज हैं मेनली सर्विसेज से जो है जुड़ी हुई है. जैसे इसमें लिखा हुआ है कि टेरिटरी एक्टिविटी दिस इन्वॉल्व द कमर्शियल आउटपुट ऑफ द सर्विसेज रादर देन द प्रोडक्शन ऑफ द टेंजिबल गुड्स. दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ द फिजिकल रॉ मटेरियल. ठीक है. कि जो तृतीय क्रियाकलाप है उसके अंदर जो है डायरेक्टली वो जो है सेकेंडरी की तरह जो है फर्स्ट एक्टिविटी के साथ में इन्वॉल्व नहीं है. जैसे फर्स्ट एक्टिविटी के साथ में सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, थर्ड जो है वो एक्टिविटी के साथ में इन्वॉल्व नहीं है. थर्ड एक्टिविटी तक आते आते जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल फिनिश हो जाता है. उसके बाद जो है उसको सिर्फ और सिर्फ हमने पहुंचाना है. ठीक है. तो क्या है इसके अंदर कुछ करेक्ट आते हैं जिसमें प्लम्बर है, शॉपकीपर है, ड्राइवर है, कैशियर है, लॉन्ड्री है. ठीक है ना. उसके बाद है बार्बर है, डॉक्टर है, लॉयर है. ठीक है. टीचर है और पब्लिशर है. ये सभी के सभी जो है इसके अंदर आते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है कि जो हमारी प्रोडक्शन एंड द एक्सचेंज बोथ इन्वॉल्व इन इट. ठीक है. मेनली डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी एंड द टेरिटरी एक्टिविटीज़ कि जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ हैं सेकेंडरी और टर्सरी. ठीक है. उनमें मेन डिफरेंस यही है कि जो एक्टिविटीज़ हैं इन द एक्सपर्टीज प्रोवाइडिंग बाय द सर्विसेज. ठीक है. और उसके बाद है मोर एंड हेवली ऑन द स्पेशली स्किल और एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज ऑफ द वर्कर रादर दैन द प्रोडक्शंस टेक्निक्स एंड द मशीनरी एंड द फैक्ट्री प्रोसेस. ठीक है. तो इसके अंदर क्या है कि जितने भी तरह की एक्टिविटीज़ है इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे बिजली मिस्त्री है, तकनीशियन है, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोषपालक, अध्यापक, डॉक्टर, ये सभी के सभी जो है हमारे टेरिटरी एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं. ठीक है ना. तो इसके अंदर क्या है कि ज़्यादातर जो इसमें डिफरेंस है वो यही है कि दोनों के अंदर जो है प्रोडक्शन और जो है उसके अंदर उत्पादन और विनिर्माण जो है दोनों के अंदर जो है सम्मिलित है और इसके कारण है दोनों जो एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी डिफरेंट है. ठीक है. उसके बाद बात करते हैं जो टेरिटरी एक्टिविटीज़ के जो टाइप्स हैं हमारे. तो एक हम डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे. ठीक है. इसमें जो हम जैसे इसमें देखते हैं कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है इसमें सबसे पहले टेरिटरी एक्टिविटीज़ आती है, फिर हमारी इसमें आती है कोऑर्डिनरी एक्टिविटी, फिर है कोऑर्डिनरी एक्टिविटीज़. तो सबसे पहले आती है हमारी ट्रेड एंड कॉमर्स. ठीक है. जिसको व्यापार और वाणिज्य कहते हैं. टेरिटरी एक्टिविटीज़ भी आगे 4 पार्ट में डिवाइडेड है जिसमें टेरिटरी ट्रेड एंड कॉमर्स है. उसके बाद है हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, फिर कम्युनिकेशन है, फिर सर्विसेज है. फिर ट्रेड जो है हमारी होलसेल, रिटेलर 2 पार्ट में डिवाइडेड है. फिर होलसेलर भी आगे जो है अर्बन सप्लाई हाउसेस और रूरल मंडीज इनके अंदर डिवाइडेड है. फिर रिटेलर शॉप जो है वो भी आगे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अर्बन एंड द रूरल. अर्बन जो है आगे फिर चैन स्टोर, मेल ऑर्डर, ठीक है, कन्वेंट शॉप सेंटर्स और पीडीएस इसमें डिवाइडेड है. और मेल ऑर्डर जो है वो टेलीफोन और इंटरनेट में डिवाइडेड है. आगे रूरल भी जो है वो पीरियोडिक मार्केट स्टोर जो है और स्ट्रीट पैडिंग जो है उससे रिलेटेड है. उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है हमें पता है कि रेल, रोड, वाटर है, एयर है, ये ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी हमारे मीन्स हैं. उसके बाद इसमें जो है इनलैंड है और ओशनिक है. ठीक है. वाटर जो है, एयर इसी तरह से जो है ओशनिक है, उसमें पैसेंजर है, कार्गो है, ये भी इससे रिलेटेड है. उसके बाद है हमारा कम्युनिकेशन है, वो भी आगे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. टेली कम्युनिकेशन और ऑडियो विजिबल. और इसी तरह से ये भी जो है हमारा टेली कम्युनिकेशन भी टेलीफोनिक जो है लैंडलाइन मोबाइल से, ऑडियो विजुअल है वो भी हमारा 4 पार्ट में आगे डिवाइडेड है, फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया. और प्रिंट मीडिया भी आगे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में डिवाइडेड है. इसी तरह से ही हमारा जो है सर्विसेज जो है उसके अंदर भी जो है फाइनेंशियली जो है. ठीक है. उसके बाद इंश्योरेंस है, रियलिस्टिक है, रियल स्टेट है, सॉरी, पर्सनल एंड द प्रोफेशनल है. ठीक है. पर्सनल प्रोफेशनल भी आगे जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइवेट, गवर्नमेंट और एनजीओज.
और उसके बाद जो है हमारा क्वाटनरी एक्टिविटीज़ है वो हमारी है इंफॉर्मेशन बेस्ड है, जिसको सूचना आधारित बोलते हैं, और R&D बेस्ड है, अनुसंधान और विकास आधारित है। उसके बाद है क्वाटनरी एक्टिविटीज़, इसमें स्पेशलाइज्ड है, डिसीजन मेकर है, कंसल्टेंट है, ठीक है, और पॉलिसी जो है फॉर्मुलेटर है। ये हमारी जो है क्वाटनरी एक्टिविटीज़ में आते हैं, ये क्वाटनरी के अंदर आते हैं, ठीक है, और ये हमारे जो है टेरिटरी एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसके साथ ही हम जो है इसको स्टार्टिंग से जो है हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले आता है हमारा ट्रेड एंड द कॉमर्स वाला, ठीक है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर क्या है कि इसका मेन पर्पस क्या है कि प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना। और इसके अंदर मेन जो है एक हमारा CBD एरिया होता है, जिसके अंदर क्या है एक ट्रेडिंग सेंटर होता है, जहाँ पर जो है सभी तरह के जो भी मार्केट्स के मार्केट का जो जिसको बोलते हैं हम फोकस जो कह सकते हैं या फोकल पॉइंट कहते हैं, वो यहाँ पर होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि ज़्यादातर इसका जो लोकल लेवल के ऊपर जो है मनी एक्सचेंज जो है वो इंटरनेशनल स्केल के ऊपर जो है इसमें होती है, और इसको बोलते हैं ट्रेडिंग सेंटर्स भी हम इसको नाम जानते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर ही जो है रूरल मार्केट सेंटर जो है इसी के अंदर ही आते हैं, ठीक है। रूरल मार्केट सेंटर्स में क्या है कि ये जो है इसमें ज़्यादातर जो जितने भी एरिया होते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादातर क्या है कि जो पास का एरिया कैटरिंग बाय द नियर सेटलमेंट, तो जितने भी इसके अंदर जो है सेटलमेंट्स हैं, ठीक है, बस्तियों के पोषण के लिए जो है उस एरिया के नज़दीक का जितना भी एरिया होता है, जैसे जो ग्रामीण इलाका है जो, ठीक है, रूरल एरिया है, उसके पास में जितना भी एरिया उसको जो है सर्व करने के लिए ये जो है सेंटर्स बने होते हैं, ठीक है। ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि ना तो ये प्रोफेशनल, हम कह सकते हैं कि एक पर्सनली जो है, ठीक है, नहीं होते हैं किसी भी तरह से। अगर हम इसकी बात करें कि ना तो ये पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है, आर नॉट वेल डेवलप्ड, ठीक है ना, दोनों ही जो है इसके अंदर प्रोफेशनल और इसके अंदर प्रोफेशनल, ठीक है, एक तो है इसमें पर्सनल और एक है प्रोफेशनल सर्विस है, वो दोनों ही इसके अंदर जो अच्छी तरह से विकसित नहीं होती, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि ज़्यादातर जो है इसमें जितने भी होलसेल मार्केट्स हैं, ठीक है ना, होलसेल मार्केट्स है जिसमें मंडीज होती हैं, वो सारे के सारे रिटेलर शॉप के साथ में डील करती है। और रिटेलर जो है होलसेल मार्केट क्या है कि अपना जितना भी पैसे का लेन देन है या उधार लेना है, वो चीज़ें सारे की सारी जो है वो रिटेलर शॉप के साथ डील करते हैं, उनको जो है अपना मटेरियल या जो भी है वो देते हैं डायरेक्टली। क्या है इसमें किसी तरह से कोई पब्लिक की सीधी डायरेक्टली इन्वॉल्वेशन कम होती है, इसमें नहीं होती है। ज़्यादातर रिटेलर पर्सन है वो सभी के सभी जो है इनके साथ में होलसेलर जो है इनके साथ में डील करते हैं। फिर है पीरियोडिक मार्केट्स इन द रूरल एरियाज, ठीक है। अब पीरियोडिक मार्केट्स क्या है कि इसके अंदर क्या है कि ज़्यादातर ये पीरियड्स के आधार पर होती है। जैसे मान लो एक साप्ताहिक होगी, मतलब कहीं किसी इलाके में जाकर जो है थोड़ा सा एक बाजार खुल गया, ठीक है, बाजार का कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता इसमें। इसमें क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्या है कि एक जगह यहाँ पर लग गया मार्केट, ठीक है, कुछ हफ्ते के बाद फिर वहाँ लग गया, फिर यहाँ लग गया, फिर यहाँ, तो ये चेंज होता रहता है, ठीक है। इसका जो पर्टिकुलर जो प्लेस है वो नहीं होता है, ठीक है। इस कारण से क्या है कि ये पूरे का पूरा वीक जो है वो बिजी रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जिसके अंदर क्या है इसको वीकली मार्केट के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है, पीरियोडिक मार्केट्स इन रूरल एरिया। उसके बाद आता है हमारे अर्बन मार्केट सेंटर्स, ठीक है। अर्बन मार्केट सेंटर में क्या है कि इसके अंदर स्पेशलाइजेशंस होती हैं कि कुछ जो है हम स्पेशलाइजेशन अर्बन सर्विसेज, ठीक है, इसमें कुछ जिस तरह के हम कह सकते हैं कि लॉयर है, डॉक्टर है, वकील है, जिस तरह अर्बन एरिया के अंदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं थोड़ी स्पेसिफिक होती है, स्पेशलाइजेशंस होते हैं उनके अंदर, वो सभी के सभी इसमें जुड़े होते हैं, ठीक है। और जितने भी जो हम कह सकते हैं कि अर्बन एरिया है, ठीक है ना, उसके उसके आसपास में ही ज़्यादातर हमें ये स्पेशलाइजेशन शॉप्स वगैरह जो है ये सारी की सारी या स्पेशलाइजेशन गुड्स जो है ये हमें ज़्यादातर वहाँ पर स्पेशलाइजेशन गुड्स एंड सर्विसेज जो है हमें वहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। इसके अंदर क्या है, लेबर है, हाउसिंग है, ठीक है, और सेमी फर्निश जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें भी श्रम बाजार है, आवास है, अर्ध निर्मित और निर्मित उत्पादन जो है बाजार, ये सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और कुछ जो है इसके अंदर एजुकेशनल जो है जिसमें शैक्षणिक जो है संस्थाएं हैं जिसको एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो शैक्षणिक जो इसमें
संस्थाएं हैं और व्यावसायिक सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, डॉक्टर, या फिर जिसको बोलते हैं हम डेंटिस्ट, ठीक है, या फिर एक इसके अंदर और होता है जिसको बोलते हैं वेटनरी डॉक्टर्स, जो है वो सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आती है रिटेलर शॉप जो है, ठीक है। रिटेलर शॉप जो है हमारी, हम कह सकते हैं कि ये एक तरह की जो है बिजनेस एक्टिविटीज कंसर्न विद द सेल ऑफ द गुड डायरेक्टली, ठीक है। जितनी भी रिटेलर शॉप है, जैसे हम कोई भी मार्केट्स में से कुछ भी लेकर आते हैं तो ज़्यादातर हम रिटेलर शॉप्स के साथ में ही डील करते हैं। जितनी भी तरह की एक्टिविटीज़ है, जितने भी, जिसमें इसके अंदर जो है ज़्यादातर जो आती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि स्ट्रीट पैडिंग्स है, ठीक है, हैंडक्राफ्ट है, ट्रक है, डोर टू डोर है, ठीक है, या फिर मेल ऑर्डर है, टेलीफोन है, ऑटोमेटिक जो है इसके अंदर हम कह सकते हैं कि वेंडिंग मशीन्स हैं, ठीक है ना, तो इंटरनेट्स है, ये सारी की सारी जितने भी हम, मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, सारे की सारी हमारी रिटेलर शॉप्स के अंदर आती हैं, ठीक है। रिटेलर शॉप्स के बाद आती है हमारी होलसेल वाली। होलसेल क्या होती है कि ये एक तरह के जो है बिचौली होते हैं, या फिर एक तरह के हम कह सकते हैं कि ये जो है ट्रेड बाय बल्क बिजनेस थ्रू द न्यूमर्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो थोक विक्रेता, जितने भी सारे रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे रिटेलर जो है वो होलसेल जितने भी होते हैं पर्सन्स, उनके साथ में जुड़े होते हैं। इंटरमीडिएट मर्चेंट भी बोलते हैं इनको, ठीक है ना। तो जितने भी इंटरमीडिएट जो है मर्चेंट है, एक तरह के ये होते हैं कि ये किसके अंदर इंटरमीडिएट होते हैं, ये होते हैं, हम कह सकते हैं इनमें कि जो जो एक तरह का कस्टमर है, ठीक है, और एक तरह का जो शॉपकीपर है, उसके बीच में जो है एक तरह का जो इंटरमीडिएट है वो ये होते हैं, ठीक है ना भाई। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली माल जो है जितना भी प्रोडक्शन होती है वो सारी की सारी रिटेलर शॉप्स को सेल करते हैं। रिटेलर्स फिर आगे जो है कस्टमर को उस चीज़ के बारे में बताता है, उसके बारे में करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है इसके अंदर आती हैं सप्लाइंग हाउसेज वगैरह थ्रू द रिटेलर स्टोर, ठीक है ना। तो जितने भी तरह के हाउसिंग के अंदर जो सप्लाई होती है वो थ्रू द, हम कह सकते हैं कि रिटेलर शॉप्स के द्वारा की जाती है। और सम लार्ज स्टोर इंक्लूडेड द चेन स्टोर आर अवेलेबल टू बाय डायरेक्टली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि कुछ जो है इसमें श्रृंखला भंडार सहित कुछ बड़े विनिर्माता भी सीधे ही खरीद करते हैं और फिर बहुसंख्या फुटकर बाजार बिचौली स्रोत से पूर्ति लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि सीधे डायरेक्टली फैक्ट्री, होलसेल, रिटेलर, और जो है उसके बाद हमारा आता है कंज्यूमर जिसको बोलते हैं या कस्टमर बोलते हैं। इस तरह से ये एक चेन सिस्टम है, ठीक है। तो जितने भी होलसेल है, बहुत बल्क के अंदर क्या है, ट्रक के ट्रक बहुत बड़ी संख्या में माल को उठाते हैं, और फिर क्या है कि जितने भी रिटेलर शॉप्स हैं उन सभी के ऊपर जो है उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, आगे हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, नॉर्मली जर्नली बेसिक ट्रांसपोर्ट द सर्विसेज एंड द, हम कह सकते हैं कि, और जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, उन सभी को क्या है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर देना, इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, एक तरह की फैसिलिटीज है, ठीक है। इसमें क्या है कि मेनली क्या है कि ये जो डिस्टेंस है कुछ किलोमीटर से लेकर, ठीक है, और काफी किलोमीटर तक हो सकता है, जिसमें हम क्या है कि समय और दूरी के हिसाब से जो है हमें उसमें पे करना पड़ता है, ठीक है ना। और लागत कितनी होती है वो डिपेंड करता है कि मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है हमारा, ठीक है, वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कॉस्टिंग वगैरह भी इस पे होती है। तो इसमें क्या है कि जितनी तरह की प्रोडक्शंस कर रहे हैं, जितने भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन का इसलिए इसके अंदर मेन रोल है कि जितने तरह की हम प्रोडक्शंस कर रहे हैं वो सारी की सारी जो है इसके ऊपर डिपेंड करती है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। क्योंकि सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे, थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन जो है हम सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुछ फैक्टर हैं हमारे, फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसपोर्टेशन। अब कौन कौन से फैक्टर हैं वो है हमारे इसमें डिमांड क्या है, सबसे पहले ये फैक्टर इफेक्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन को। डिमांड होगी तो ही तो ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, है ना। डिमांड नहीं है तो फिर ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल पाएगा। फिर साइज ऑफ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मेन रोल है। पॉपुलेशन कम है तो उतने ही जो ट्रांसपोर्टेशन, मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उतने ही कम हमें देखने को मिलेंगे। अगर पॉपुलेशन कम है, ज़्यादा है तो उतने ही हमारे मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद है रूट्स डिपेंड ऑन द लोकेशन, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जितने भी तरह के रूट्स हैं हमारे वो भी डिपेंड करते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर है, टाउन्स, विलेज, इंडस्ट्री सेंटर्स, ठीक है, रॉ मटेरियल पैटर्न जो है
ये सभी के बीच में जो है इनमें नेचर्स जो है, लैंडस्केप्स है, ठीक है, टाइप ऑफ क्लाइमेट्स है, ठीक है, फंड्स अवेलेबल है, ये सारी की सारी जो है ऑब्स्टेकल अलोंग द लेंथ ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो ये भी एक तरह का जो है हम कह सकते हैं कि रूट्स के अंदर जो लेंथ है उसको जो है ये एक तरह की ऑब्स्टेकल है, ठीक है। टाइप ऑफ क्लाइमेट्स है जिसमें मैंने बताया लैंडस्केप्स है, ठीक है, नेचर है, और उसके बाद पैटर्न किस तरह का है, किस तरह का प्रोडक्ट है, किस तरह का ट्रेड हम कर रहे हैं, वो सारे के सारे फैक्टर जो है वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन जैसे हम कह सकते हैं कि सिंपली वे से द कम्युनिकेशन एंड द सर्विसेज इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ द वर्ड्स एंड मैसेज एंड द फैक्ट एंड द आइडियाज, ठीक है। एक है टेली कम्युनिकेशन, एक होता है हमारा कम्युनिकेशन। सिंपली वे में जैसे टेक्स्ट मैसेज दे रहे हैं हम, ठीक है, अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जैसे पुराने टाइम में होता था कि हम लैंडलाइन के थ्रू, फोन के थ्रू जो बात करते थे, वो सारे के सारे जो है हमारे कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि हम कह सकते हैं कि ये जो है इसमें जितने भी तरह के पहले क्या होता था कि जिस तरह से हम लेटर वगैरह सेंड करते थे थ्रू द पोस्टमैन, जो है पोस्टमैन जाता था, या थ्रू द हम क्या है कि पहले वो कबूतरों के द्वारा जो है एक राजा दूसरे राजा को संदेश पहुंचाया करता था ना, तो या उस पे, या फिर क्या है कि रोड, रेलवे, या फिर ये जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारे के सारे जो है कम्युनिकेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं। जैसे हमें पता है कि थ्रू द ट्रेन या थ्रू द रेल, थ्रू द हम कह सकते हैं कि एरोप्लेन, है ना, या फिर थ्रू द हम कह सकते हैं कि रोड, इनके द्वारा जो है जितने भी तरह का हमारा कोई भी अगर कोई चिट्ठी पत्र है वो लेटर जो आएगा वो इनके थ्रू भी आता है, ठीक है ना। तो इसमें अभी थोड़ा सा जो है एडवांसमेंट आई है, ठीक है, वो आई है मोबाइल्स के द्वारा। मोबाइल है, सैटेलाइट्स जो है, ठीक है, और वो जो है इसके अंदर अभी धीरे धीरे करके डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, डेवलपिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब जो टेली कम्युनिकेशन जिसकी बात मैंने कही है, ठीक है ना, वो हमारी सारी की सारी जो है हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। जैसे मैंने बताया कि कुछ मिनटों के अंदर ही भी जो है हम कहीं पर भी कैसे भी बात कर सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन यू नो वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से जानते हो, जो आज के टाइम में हम टेक्नोलॉजी जितनी भी तरह की इंटरनेट है, ठीक है, थ्रू द हम लैंडलाइन के, लैंडलाइन नहीं कह सकते, मोबाइल्स के थ्रू जो है, या फिर जो है ब्रॉडबैंड के थ्रू, जितने भी तरह के हम एक मिनट के अंदर जो है कहीं पर भी देशों विदेशों में इजीली किसी से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारा सारा टेली कम्युनिकेशन है, थ्रू द रेडियो, थ्रू द टेलीविजन, जो है आजकल हम लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, वो सारी की सारी टेली कम्युनिकेशन के द्वारा होती है। सैटेलाइट्स हमने इतने डेवलप कर दी हैं, ठीक है, थ्रू द ऑनलाइन जो है हम हर चीज बंदे से इजीली कहीं पर भी बैठा हो तो उससे क्या है कि हम अपने आप जो है उस वहां पर अपने जो भी थॉट्स को बहुत जल्दी हम वहां पर पहुंचा लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद आती है हमारी सर्विसेज। सर्विसेज क्या है? अब सर्विसेज जो है हमारी मेनली क्या है कि ये दो तरह से हम कह सकते हैं कि या तो सर्विसेज जो है वो सम पीपल से सम रिलेटेड है, या फिर वो पीपल और इंडस्ट्री दोनों से रिलेटेड है, ठीक है ना। और इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जितनी भी तरह की सर्विसेज जो है, ठीक है, वो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरह की हमें सर्विसेज जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया या फिर कहीं पर भी जो है तो रूल रेगुलेशन के द्वारा क्या है कि हमें अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे मेन जो सर्विसेज है हमारी नाउ बीन द रेगुलेटेड, ठीक है ना, मार्केट एंड द मेंटेनेंस, हाईवे, ब्रिज, मेंटेन, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट्स, सप्लाई और सुपरविजन, एजुकेशन एंड द कस्टमर केयर, ये सारी की सारी जितनी भी है हमारी, हम कह सकते हैं कि हमारी सर्विसेज है जो हमें सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है ना। जितनी भी तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉर्पोरेशन बना दी जाती है, ठीक है, एस्टेब्लिश द कॉर्पोरेशन थ्रू द लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, वो क्या करती है, कंट्रोल द मार्केट, ठीक है, सुपरविजन एंड द कंट्रोल द मार्केटिंग ऑफ द सच सर्विसेज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि टेली कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, या फिर इसमें क्या है कि जितनी तरह की ये सर्विसेज है ये सारी की सारी क्या है, ज्यादातर हमारे सीबीडी एरिया जो है उसके पास में ही हमें देखने को मिलेगी। तो डिपेंड ऑन द मार्केट एंड द सीबीडी एरिया, जितने भी हमारे रेस्टोरेंट है, होटल्स है, वो सारी की सारी हमारी सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे हम कहीं पर घूमने जाते हैं, आगे हम ट्रांसपोर्ट, आगे हम टूरिज्म की बात करेंगे, उसमें भी बात करेंगे कि कहीं पर घूमने जाते हैं तो वहां पर कितने अच्छे तरह के होटल हैं, क्या कुछ है, तो सीबीडी एरिया के पास में हमें अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छे होटल्स हमें देखने को मिलते हैं।
ठीक है ना, जहां पर क्या है कि अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज जो है, ठीक है, इंजीनियरिंग एंड द लो मैनेजमेंट जो है वो ज्यादातर क्या है, या रिक्रिएशनल एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज जो है वो ज्यादातर डिपेंड करता है हमारी मार्केट्स के ऊपर, ठीक है ना। जिस जिस तरह की हमारी मार्केट होगी, ठीक है, तो जितने भी रिक्रिएशनल है, जितने भी मनोरंजन के हैं या मल्टीप्लेक्स जो है, वो सारे के सारे एरिया जो है वहां पर उसके पास में हमारे सेटअप करते हैं जितने भी तरह की हमारी सर्विसेज है। उसके बाद है हमारा जो गोल्फ कोर्स है, एक ऐसा स्थान बनाया गया जहां पर जो है सीबीडी एरिया जो है हमारा सेंटर बिजनेस, ठीक है, हम कह सकते हैं इसको एरिया, ठीक है, सीबीडी एरिया जिसको बोलते हैं हम, सेंटर बिजनेस जो एरिया है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं हम इसको, सीबीडी को, सीबीडी, ठीक है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो इसके पास में ही हमें ज्यादातर ये देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर पीपल एंगेज इन द टेरिटरी एक्टिविटीज। अब हम पीपल देखते हैं कितने जो है, इसमें ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि जहां पर डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर हमें जो है, डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर जो है लेबर हमें कम देखने को मिलती है, ठीक है, वर्कर जो है वहाँ की जो वर्कर है परसेंटेज है वहाँ कम देखने को मिलती है, जहाँ तक डेवलपिंग कंट्रीज जो है। जो अनडेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर लेबर वर्क ज्यादातर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं कि जैसे लोग फॉरेन जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो क्या है वहाँ पर लोग बाहर इसलिए जाते हैं ज्यादातर, जो यहाँ से हम पंजाब से बात करते हैं, है ना, ज्यादातर जो लोग गए हैं, तो क्या है कि ज्यादातर जो लेबर है, लेबर क्लास के वर्क जो है वहां पर, क्योंकि लेबर नहीं मिल पाती वहां पर, ठीक है, वर्कर नहीं मिल पाते, तो क्या है कि उन वर्कर के लिए क्या है कि लोग जो है एक दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर हम ये कह सकते हैं कि जो अल्प देश है उसमें 10% से भी कम लोग जो है इस सेवाओं में क्षेत्र में लगे हुए हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या जो है इसमें 75% से अधिक जो कर्मी सेवाओं में जो है लगे हुए हैं, ठीक है, जो टेरिटरी एक्टिविटीज है, ठीक है। जितनी भी तरह की टेरिटरी एक्टिविटीज है, जो हमारी तृतीय क्रियाकलाप है, इसमें ये कह रहा है कि जो मैंने अभी पहले बात की वो माइग्रेशंस की बात थी, लेकिन अब जो बात है वो है हमारी टेरिटरी एक्टिविटी में कितने लोग एंगेज्ड हैं। तो इसमें क्या है कि जो हमारी अनडेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर ये लोग हैं 10% जो हमें देखने को मिल सकते हैं, जो अविकसित देश है उनमें। लेकिन जो पूरी तरह से डेवलप्ड कंट्री है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहां पर जो है 75% से ज्यादा लोग हैं इसमें इन्वॉल्व है। जैसे हम अपने इंडिया को बोलते हैं, इंडिया, जैसे कि हम कहते हैं कि इंडिया को हम कहते हैं कि इंडिया इज ए एग्रीकल्चर कंट्री, है ना। तो क्या है कि एक कृषि जो है एक कंट्री है, ठीक है, एक कृषि प्रदेश है, ठीक है, कृषि प्रधान देश जिसको बोलते हैं हम, तो इंडिया को। तो वो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि हमारी जो एक्टिविटीज है उसके अकॉर्डिंग ही जो है हमें एक टैग टैग मार्क मिला हुआ है ना, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादातर जो है हम अविकसित के अंदर आते हैं, विकसित नहीं है इतने, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है ज्यादातर, ठीक है। अब काफी कंडीशन सुधरी है, अब हम थोड़ा सा जो है डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी हम एक फैक्टर इसमें देख सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल दिए इसने, जैसे टूरिज्म का है। टूरिज्म हम कह सकते हैं, टूरिज्म किसको बोलते हैं, पर्यटन, ठीक है ना। क्या है कि जैसे हम टूरिज्म इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है ना, लोग टूरिज्म के अंदर जो है मास्टर्स करते हैं, टूरिज्म का जो है सर्टिफिकेट्स लेते हैं। तो टूरिज्म जो है, टूरिज्म इज ए ट्रैवल अंडरटेकिंग फॉर ए पर्पस ऑफ द रिक्रिएशन रादर देन द बिजनेस, ठीक है ना। कि इसमें क्या है कि जो एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय क्या है, हम किसी उद्देश्य से जो है एक सिर्फ हम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं टूरिज्म, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो जीडीपी है जितना भी है वो 40% तक पार्ट जो है इसी के अंदर इन्वॉल्व है। जो टेरिटरी एक्टिविटीज के अंदर जितना भी 40% पार्ट जो है, जो तृतीय क्रियाकलाप के अंदर 40% पार्ट जो है वो सारे का सारा टूरिज्म से रिलेटेड है, ठीक है ना। और अकेला यही जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है 25 करोड़ जो है ये टेरिटरी एक्टिविटीज के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन जो है यही कर रहा है, ठीक है ना। अकेले का इसी की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि जो पर्यटक है वो क्या है कि जितने भी तरह की हाउसिंग फैसिलिटीज हैं, ठीक है, फूड है, ट्रांसपोर्टेशन है, या रिक्रिएशन है, या विशेष दुकानें जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। और जितने भी तरह के रिटेलर है, होलसेल शॉप्स हैं, ठीक है, और जितनी भी तरह की क्राफ्टिंग की जो हम कह सकते हैं वो सारी की सारी जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि टूरिज्म के अंदर क्या रिटेलर, ट्रेडिंग, ठीक है, इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, वो सारी की सारी हमें
क्योंकि एक टूरिज्म, एक पर्सन बाहर से जब किसी के देश में आएगा तो क्या है कि वहां पर वो हर चीज को यूज करेगा, चाहे वो होटल फैसिलिटीज है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, चाहे वहाँ की जो मार्केट है, कुछ ना कुछ तो आएगा वो खरीदेगा ना। तो क्या है, इससे हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा डेवलप होती है। जैसे इंडिया है, या फिर हम राजस्थान के अंदर बात करते हैं तो राजस्थान सारे का सारा टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। या फिर हम इंडिया के अंदर बात करते हैं, लोग ताजमहल देखने जाते हैं, लोग गोल्डन टेम्पल देखने जाते हैं, लोग क्या है कि अपने जो है हम कह सकते हैं कि लोग मंसूरी जाते हैं, लोग मनाली जाते हैं, है ना, टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं लोग। तो ये सभी की सभी जगह जो है लोग घूमने के लिए जाते हैं। जैसे हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोग घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह कर कर अलग अलग सिटीज में अलग अलग फैसिलिटीज है। तो लोग क्या है कि वो टूरिज्म पर्पज से वहां पर घूमने जाते हैं, और वहां का जितने भी तरह का वो यूज करते हैं, चाहे वो फैसिलिटीज है, सर्विसेज है, वो सारी की सारी उस एरिया की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में, बढ़ाने में हेल्प करती है, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे कुछ रीजन जो है, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट रीजन जो है, टूरिस्ट रीजन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ज्यादातर जो है विंटर स्पोर्ट रीजन कह सकते हैं, माउंटेन एरिया होते हैं वो, ठीक है। और उसके बाद है हमारे कुछ सीनरीज है, लैंडस्केप है, नेशनल पार्क्स जो है, ठीक है ना। तो ये भी हमें यहाँ पर, या फिर कोई हम कह सकते हैं कि स्मारक है, विरासत है, या हमारी एग्रीकल्चर जितनी एक्टिविटीज है उनके साथ में भी रिलेटेड हम हो सकते हैं, कर सकते हैं कि ये सारे के सारे रीजन है। क्योंकि कुछ लोग किस एरिया के अंदर घूमने जाते हैं डिपेंड करता है कि वो रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं। जैसे कोई मान लो हरिद्वार जा रहा है, ठीक है ना, या फिर कोई जो है हम वैष्णो देवी जा रहा है, तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से घूमने, किस पर्पज से वो जा रहे हैं, ठीक है ना। कई लोग ठंडे इलाके में घूमने जाते हैं ना, कुफरी है, मनाली है, वहां घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद है, इससे नेक्स्ट जो है हमारा कि फैक्टर क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द टूरिज्म, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, कि सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो है हमारा डिमांड और सप्लाई। डिमांड का है, सबसे पहले डिमांड ही होगी, जो लोग जितनी ज्यादा डिमांड करेंगे उतना ही टूरिस्ट जो है उतना ही ज्यादा डेवलप करेगा, ठीक है ना। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है वो भी टूरिज्म को सबसे ज्यादा हेल्प करती है। जैसे मान लो एक अच्छी अगर ट्रांसपोर्टेशन दे सकते हैं तो उस एरिया के अंदर किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो बस सर्विस है, चाहे वो एयर सर्विस है, ठीक है, एरोप्लेन सर्विस है, चाहे वो रेल सर्विस है, वो जितनी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन होगी उतना ही उस एरिया के अंदर टूरिज्म उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। टूरिज्म के लिए लोग आएंगे उतना ही ज्यादा उसको, बाकी कोई ना कोई चीज, किसी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कल्चर, कोई हम कह सकते हैं कि कोई कहीं पर जो है कोई कल्चर, या फिर नेशनल पार्क हो सकती है, लैंडस्केप हो सकता है, ठीक है, कोई माउंटेन एरिया, कोई कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी एक तरह का उसके अंदर फैक्ट करता है। उसके बाद है हमारी जो टूरिज्म अट्रैक्शन, जो नेक्स्ट अभी मैं बात कर ही रहा था उसी के ऊपर। तो ये सारे टूरिज्म अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें क्या है कि क्लाइमेट जो है, ठीक है, क्लाइमेट अगर अच्छी है, बढ़िया है, लोगों को इंजॉयबल है, तो क्या है कि लोग उसी क्लाइमेट में जाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसके अंदर क्या, क्लाइमेट है, लैंडस्केप है, हिस्टोरिकल एंड आर्ट है, ऐतिहासिक और कला है, ठीक है, कल्चर एंड इकोनॉमी है। ये सारे के सारे फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। मैं किस एरिया के अंदर कौन सी चीज ज्यादा हमें ज्यादा देर तक होल्ड करके रख सकते हैं, तो ये सारे के सारे फैक्टर हैं। क्लाइमेटिकल फैक्टर भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी एरिया के अंदर जो है हम हमें जो है वहाँ की जो लैंडस्केप है ना, वहाँ पर जो है किस तरह की हम कह सकते हैं कि लैंड सिनेरियो है, ठीक है, वो भी वहाँ का अफेक्ट कर सकता है। भूदृश्य जिसको बोलते हैं, इतिहास और कला, किसी देश के अंदर कितना सुंदर प्राचीन नगर है कोई, ठीक है, तो वो भी जो है कितने किले हैं, महल वहाँ पे बने हुए हैं, वो भी एक तरह का अट्रैक्ट का कारण है। दूसरा है, उसके बाद कल्चर है और इकोनॉमी है, ये भी वहाँ पर जो है हमें अफेक्ट करती है। उसके बाद हम बात करेंगे जो है इसमें, ये चीज समझने वाली है लास्ट में, इसको ध्यान से समझना, ठीक है, कि जो इंडिया है, मेडिसिन सर्विसेज ओवर सीज पेशेंट इन इंडिया, ठीक है ना, कि इंडिया ने जो मेडिकल फैसिलिटीज है, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म के अंदर जो है अपनी बहुत अच्छी अपनी एक पहचान बनाई है, ठीक है। जैसे हम बात कर सकते हैं, एक एग्जांपल देते हैं ये, कि 2005 के अंदर क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उपचार के लिए क्या है कि 55,000 मतलब 55,000 जो
पेशेंट है वो इंडिया के अंदर आए, ठीक है, किसके लिए, कि अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। जैसे हम जिसके अंदर बोल सकते हैं कि जैसे सर्जरी के अंदर जो है इंडिया जो है टॉप के अंदर है। अगर फॉरेन में भी बात करें तो जितने भी सर्जरी करते हैं, सर्जरी डॉक्टर्स हैं, ठीक है ना, तो सर्जरिस्ट है जितने भी, वो सारे के सारे टॉप के हैं फॉरेन के अंदर भी जो है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो है ही है, ठीक है ना। तो इंडिया के अंदर भी ये जो सर्जरी के अंदर जो है हमें पता है कि वैसे सबसे पहले इंडिया में इस चीज़ की स्टार्टिंग हुई थी, जो भी सीन था, ठीक है, जैसे हम कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो और इसने अपनी पहचान जो है बहुत अच्छे लेवल, ये जो है लोगों का जितने भी पेशेंट हैं उनके अंदर बना लिए। अभी पेशेंट बहुत बड़े लेवल पर जो आते हैं, जिसमें से इंडिया है, थाईलैंड है, ठीक है, सिंगापुर है, मलेशिया जैसे विकसित देशों को चिकित्सक पर्यटन से अनेक लाभ हुए हैं। तो क्या है कि इस जो मेडिकल टूरिज्म है इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। लोग क्या कहते हैं, एज ए मेडिकल टूरिज्म के रूप में भी लोग जो है घूमने के लिए आते हैं। अभी चलो ठीक है घूमने जा रहे हैं, या फिर एज ए मेडिसिन के लिए भी लोग भी, चलो एक घूमना भी हो जाएगा और हम अपना इलाज भी करवाएंगे ना, तो वो फैक्टर भी इसमें इफेक्ट करता है, ठीक है ना। और कुछ जो है हम कह सकते हैं कि जितने तरह के आउटसोर्सिंग, जितने भी फैक्टर है आउटसोर्सिंग का, हम बाद लास्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे कि आउटसोर्सिंग जो है वो इसके प्रति भी लोगों का झुकाव इसके अंदर पाया जाता है, जिसमें भारत, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जो है, वहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो भी ये वाले जितने भी तरह की इसमें हम कह सकते हैं कि इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, बियॉन्ड द मेडिकल टूरिज्म इज द ट्रेंड ऑफ द आउटसोर्सिंग ऑफ द मेडिकल टेस्टिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी क्या है कि जो जितनी भी इसका जो डाटा है हमें वो भी इसमें हमें मिलता है जितना भी है, ठीक है। जितने भी मेडिकल टेस्ट है और डाटा इंटरप्रिटेशन का भी है, ठीक है, वो सारे का सारा जो है आजकल हमें ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। हॉस्पिटल इन इंडिया, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैव बीन परफॉर्मिंग सर्टन मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। और इसके अंदर भी हमें जैसे MRI है जिसमें, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक रिसोनेंस रिजनेंस इमेज, ठीक है ना। तो ये है मैग्नेटिक रिजनेंस इमेज जो है, ये भी जो है अल्ट्रासाउंड टेस्ट है, ठीक है। इनके अंदर भी जो है ये जो एरिया है इनके अंदर इस फैसिलिटीज का बहुत अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिलता है, बहुत अच्छा जो है एक तरह की। तो ज़्यादातर क्या है कि जितने भी आउटसोर्सिंग है उसका भी लोग बेनिफिट काफ़ी उठा रहे हैं, ठीक है ना। भाई लोगों को अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ लोगों को मिल रही है, जिसमें से मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल टूरिज्म जो है हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है हमारा क्वाटनरी एक्टिविटीज़ जो है, ठीक है। क्वाटनरी एक्टिविटीज़ के अंदर भी है, हम कह सकते हैं कि इसमें दो फैक्टर आते हैं, ठीक है, जिसमें हमें एक को बोलते हैं CEO और एक को बोलते हैं MNC, ठीक है ना। तो क्या है कि ये दोनों ही जो है हमारे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस जो है इसके अंदर आती है, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, ठीक है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट जो है इनके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, कि ये दोनों ही जो है इस सेक्टर के अंदर ज़्यादातर जो हमारे फोर्थ एक्टिविटीज़ है, ज़्यादातर जो है इसमें हम कह सकते हैं कि एक्टिविटीज इन्वॉल्व सम फॉलोइंग द कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड द डिसमिनेशन of the information of the even the production of the information. Quaternary activities center around the research, development and the many advancement of the services involved the special knowledge and the technical skill. ये सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व है कि चतुर्थ क्रियाकलाप के अंदर हम कह सकते हैं कि सूचना का संग्रहण, उत्पादन, प्रक्रियण, सूचना का उत्पादन। चतुर्थ क्रियाकलाप के अंदर अनुसंधान, ठीक है, विकास पर केंद्रित होता है और विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी, कुशलता और प्रशासनिक सामर्थ्य से संबंधित सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में भी देखा जा सकता है, हम इसके अंदर देख सकते हैं। उसके बाद है हमारा फिफ्थ एक्टिविटीज जो है, हम कह सकते हैं कि जो फोर्थ एक्टिविटीज है उससे थोड़ा बहुत ही इसमें चेंज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अंदर ज्यादातर जो है, जैसे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ज्ञान आधारित उद्योग जो है, जो सामान्यतः फोर्थ फैक्टर से जुड़े होते हैं, उनमें से सूक्ष्म अंतर ही होता है ज्यादातर, वही जो है हमें ज्यादातर इसके अंदर देखते हैं। इसको हम जो है एक गोल्डन कॉलर जो है इसके अंदर हम इसको कहते हैं कि, ठीक है, गोल्डन कॉलर जॉब्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि जितने भी तरह का जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना और पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होते हैं, ठीक है। जितने भी तरह का डाटा है, ठीक है ना, जितना भी इसका फोकस क्या, सर्टन द रीअरेंज एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यू एंड द
existing ideas, data interpretation and the use of the evolution of the new technology। ठीक है ना, जितने भी तरह के रिसर्चर हैं वो सभी के सभी इसी के अंदर आते हैं। साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, फाइनेंशियल हैं, लीगल कंसल्टेंट हैं, वो सभी के सभी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, जिसमें विशिष्ट व्यावसायिक कारीगर हैं, सरकारी अधिकारी है, अनुसंधान वैज्ञानिक है, वित्त और विधि परामर्शदाता जो है तो उच्च वेतन और कुशल प्रतिनिधि को करते हैं, वो सभी के सभी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर लास्ट में हमारे आता है आउटसोर्सिंग, जिसको बोलते हैं बाह्य स्त्रोतरण। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले हम इसको समझे कि क्या होता है, कि आउटसोर्सिंग क्या होता है, कि जैसे एक कुछ भी फैसिलिटीज है, जैसे मान लो कोई भी चीज हमें चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि हम जो है अपनी फैसिलिटी, हम उस चीज को जो है डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, हम उस चीज को क्या है डिवाइड कर देते हैं, अपनी जो नॉलेज को है हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो सपोज एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि जैसे हमने अगर मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, उससे वो काम नहीं हो रहा, तो क्या है कि वो एक स्किल्ड लेबर को वो काम सौंप देगा। ठीक है, जितनी भी स्किल्ड लेबर है तो क्या है कि वो काम कर देगी, आपको जरूरी तो नहीं इतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। एक फैक्ट्री को एक वर्कर का जो ग्रुप है, स्किल्ड लेबर का ग्रुप है, वो उसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, खुद ये तो नहीं है कि जो वो फैक्ट्री का मालिक है वो खुद जाकर जो है मशीनों को चलाएगा। ठीक है ना, तो क्या है कि स्किल्ड लेबर जो है, इसमें एक स्किल्ड वर्ड आएगा, तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि बाहर से जो है हम अपना जो है दूसरे लोगों से जो है उस चीज का बेनिफिट ले ले, प्रॉफिट ले ले। ठीक है ना, मतलब दूसरे भी अदर भी सोर्सेज है, वहां से भी जो है हम अपना वो काम करवा सकते हैं, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग हैज द रिजल्ट ऑफ द ओपनिंग द न्यू लार्ज नंबर ऑफ द कॉल सेंटर्स। जैसे कि कॉल सेंटर्स है, कॉल सेंटर्स की जॉब है, जैसे मान लो ज्यादा चंडीगढ़ के अंदर, दिल्ली के अंदर हमें कॉल सेंटर्स की जॉब मिलती है, लेकिन वो कॉल सेंटर्स क्या है कि वो एक तरह की वहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनके लिए तो हेल्प करती है, और प्लस क्या है कि जो कंपनी है उनको पता है कि एक तरह से जो है लोगों को एम्प्लॉय करेगी, और बाहर जितने भी जो है, क्योंकि ये कंपनीज बाहर की कंपनीज है ना, कॉल सेंटर्स है, जिसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी लोग जो है कॉल सेंटर्स के थ्रू बात करते हैं, ये है। ठीक है, तो क्या है कि ये सारी की सारी क्या है कि बाहर के जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी के साथ में मिली जुली है, मतलब सारी की सारी जुड़ी हुई है। इस कारण से क्या है कि लोग क्या है उस चीज का बेनिफिट लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आउटसोर्सिंग है इज द कम टू दोज कंट्रीज वेयर द चीप एंड द स्किल्ड वर्कर्स आर अवेलेबल। जहां पर क्या है कि हमारे लिए जो है सस्ते और कुशल जो है वर्कर्स जो है अवेलेबल है। दीज आर आल्सो द आउट माइग्रेटेड कंट्रीज, जो है जो बाहर भी हो सकता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि उपप्रवास वाले देश भी हो सकते हैं, जिससे आउट ऑफ कंट्रीज हम कह सकते हैं कि बाहर कंपनी से भी बाहर, जो कंट्री से भी बाहर जो है वहां पर भी हमें देखने को मिलता है। और क्या है कि इसके द्वारा क्या है कि काम उपलब्ध होने पर इन देशों में प्रवास कम हो जाता है। ठीक है, और आउटसोर्सिंग वाले जो देश होते हैं यहाँ पर काम की तलाश कर रहे युवकों का प्रतिरोध झेल रहे होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हम कह सकते हैं कि विद द वर्क अवेलेबल थ्रू द आउटसोर्सिंग sourcing the migration in the countries may be come down। outsourcing countries are the facing resisting for the job seeking youth representative countries। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या है कि दो फैक्टर आगे इसमें और आते हैं, जिसके अंदर जिसमें होम शेयरिंग भी जो है इसी का ही एक पार्ट हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक होते हैं केपीओ, एक होते हैं बीपीओ। ठीक है, केपीओ का अंदर होता है, इसके अंदर नॉलेज, हम कह सकते हैं कि नॉलेज प्रोसेस, ठीक है, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है, जिसको एंड होम शेयरिंग एट द लेटर। और उसके बाद क्या केपीओ जो है हमारा, बीपीओ जो है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है ना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। एक तो होते हैं हमारे जो नॉलेज बेस्ड होते हैं, नॉलेज बेस्ड जो होते हैं वो सारे के सारे हम कह सकते हैं कि इंक्लूडेड द रिसर्चर या डेवलपिंग करते हैं, ई लर्निंग एक्टिविटीज बिजनेस रिसर्चर होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज और लीगल प्रोफेशन और बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये जुड़े होते हैं, जितने भी तरह के हमारे लीगल होते हैं। ठीक है, नॉलेज बेस्ड होता है, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटकम आउटसोर्सिंग होते हैं। जो जो हमारे बिजनेस प्रोसेसिंग, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसमें स्किल्ड होते हैं। ठीक है ना, उनका मेन पर्पस होता है बिजनेस को सेटअप करना, बिजनेस को बनाना।
ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, तो अगर हम आउटसोर्सिंग एंड द कॉन्ट्रैक्टिंग आउट इन द गिविंग वर्किंग टू द आउटसाइड एजेंसीज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट, ये इसकी डेफिनेशन हम इसके अंदर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर दो इसके आगे आते हैं हमारी ऑन शोर आउटसोर्सिंग और एक होती है ऑफशोर आउटसोर्सिंग। इसमें क्या होते हैं, इनशोर जो होती है, ठीक है, ऑनशोर जो होती है, ऑनशोर के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू दोनों को समझ लेते हैं तो हमें इजी हो जाएगा समझना, कि जैसे मान लो सपोज एक कंपनी है, ठीक है, वो बाइक बना रही है। ठीक है, अब वो क्या है कि अपनी वो कंपनी जो है वो अपनी बाइक को क्या है कि अगर उसने सेल करना है तो क्या है कि वो सेल करने के लिए क्या करेगी, एक कंपनी है वो बाइक बना रही है तो अपना प्रोडक्ट सॉरी उसको बनाने के लिए क्या करेगी वो, कि जितने भी उसके आसपास की जितने भी मटेरियल है, आसपास का जितना भी मटेरियल है वो दूसरी कंपनी इसको कहेगी कि मेरे को मटेरियल चाहिए। ठीक है, मेरे को बाइक बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, तो क्या होगा कि वो कंपनी से बाहर होगा, लेकिन जो है जो इंडिया है इंडिया के अंदर ही होगा। मैं इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बाइक कंपनी है, उसको जो है बाइक बनानी है, तो क्या होगा कि वो जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जैसे कोई हैंडल बना रहा है, कोई बाइक की टंकी बना रहा है, कोई सीट बना रहा है, कोई टायर बना रहा है, तो अलग अलग कंपनी को सभी जिम्मा दे देगी मेरे को इतने टायर चाहिए, इतनी मेरे को जो भी बॉडी पार्ट्स जो है इतने इतने चाहिए मेरे को बाइक के, वो सभी को बनाएगी और अपना टैग लगाकर उस पर अपनी बाइक उसको जो है लॉन्च कर देगी वो। ठीक है, तो इस तरह कर कर जो है ये तो है, इसको बोलते हैं हम इनशोर। ठीक है, इनशोर आउटसोर्सिंग। ठीक है, मतलब ये इंडिया के अंदर अंदर। अगर इंडिया से बाहर की बात करते हैं, क्योंकि बाइक बनाने में को बहुत जबरदस्त बाइक बनाना है जिसको बोलते हैं सुपर बाइक, है ना, तो उसमें क्या है कि मैं बाइक के लिए क्या करूंगा कि मेरे को जो है अलग अलग देशों से मैं कांटेक्ट करूंगा, भी मेरे को बढ़िया से बढ़िया टायर चाहिए, अमेरिका को कांटेक्ट करूंगा, मेरे को बढ़िया से बढ़िया जो है उसका बॉडी के पार्ट्स चाहिए जितने भी, मैं ऑस्ट्रेलिया को कांटेक्ट करूंगा, मतलब अलग अलग देशों को कहूंगा कि वो मेरे को बाइक के जितने भी वो जो है मटेरियल है वो ला कर दे। उससे क्या है कि मेरी बाइक की रेंज तो चाहे ज्यादा हो जाएगी, लेकिन उससे क्या है कि मैं जो बाइक बनाऊंगा वो मतलब बिल्कुल धूम बाइक की तरह, है ना, तो उस तरह से जो है, तो मतलब कंट्री से बाहर कंट्री, आउटकम जो है बाहर कंट्री। ठीक है, उसको बोलते हैं बाहरी कंपनी, जो है बाहरी कंट्रीज के उन कंपनी के साथ में मैं टाई अप करूंगा, उन कंपनीज को होल्ड करूंगा। ठीक है, वो है हमारा ऑनशोर और ऑफशोर जो है, ऑनशोर और ऑफशोर इसके अंदर बात करते हैं। उसके बाद आता है हमारा द डिजिटल डिवाइड। ठीक है, डिजिटल डिवाइड के अंदर क्या है कि अंक विभाजक, इसमें क्या है कि जितना भी हमारा कम्युनिकेशन है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी इमरजेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट इन इवनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोबल। ठीक है, देयर आर द वाइड रेंज इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड द सोशल डिफरेंस अमंग द कंट्रीज, हाउ इक्वली कंट्रीज कैन प्रोवाइड द ICT। ठीक है, उसके बाद असेस एंड बेनिफिट टू द सिटीजन इन द डिसाइडिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जितने भी देश हैं, दूसरे देश हैं, हम कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। देश में विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। निर्णायक कारक यह है कि यह कोई देश कितना शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंचा सकता है, उनको लाभ उपलब्ध करा सकता है। ठीक है ना, और ये सारे का सारा एक देश विकसित देश सामान्य रूप से इस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जबकि विकासशील देश जो है वो पिछड़ गए हैं, और इसी को ही अंक विभाजक कहा जाता है। ठीक है, डिजिटल डिवाइड इसी को ही कहा जाता है। ठीक है ना भाई, कोई देश किसी देश को कितनी अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को कितनी जल्दी वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कितनी जल्दी वो अपडेट रहते हैं, है ना, तो वो सारे का सारा जो है डिजिटल डिवाइडेशन के अंदर आता है। इसके साथ ही बेटा ये एक ही हम कह सकते हैं कि सिंगल हमारी जो लेक्चर में हमने पूरे के पूरे चैप्टर को पूरा रीड आउट कर लिया। ठीक है, अच्छी तरह से समझ लिया। इसमें से जो है इसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछिए। ओके, थैंक यू।